एक गांव में एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें माता, पिता और बेटे हरिया रहते थे। हरिया खेती बाड़ी संभालता था और उसी से उनका परिवार चलता था। एक दिन, माँ ये लो, ये सारे फसल बेचने के बाद जो मुनाफा है ना, उसका पैसा है। अरे हरिया, लगता है इस साल मुनाफा बहुत हुआ है। हाँ पिताजी, उतना जितना कि पूरा परिवार बैठकर 10 साल तक खा सकेगा। बहुत खूब मेरे लल्ला, अब बस तुम्हारे हाथ 2 हाथ कर दूं, फिर चैन से मर सकूंगी। ओहो माँ, अगर तुम शादी वादी की बात कर रही हो तो मुझे वो अभी नहीं करनी। अरे बेटा, शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे तक ऐसे ही खेतों में काम करता रहेगा? अरे हमारे भी कोई इच्छा है, हमें भी अपने पोता पोती की मुंह देखने हैं मरने से पहले। देख मेरे लल्ला, मैं लड़की देखना आज ही से शुरू कर रही हूँ। ये साल खत्म होने से पहले ही तुम्हारी शादी कर दूंगी मैं। अरे भाग्यवान, पहले अपने बेटे से तो पूछ लो कि कहीं उसे कोई पसंद तो नहीं है। आप चुप रहिए जी, मुझे पता है मेरा लल्ला वहीं पे शादी करेगा जहाँ मैं कहूँगी, है ना लल्ला? नहीं माँ, वो दरअसल मैं ना एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। अरे ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कोई चीज मांगी हो और हमने तुम्हें ना दी हो? कौन है वो लड़की? हमसे नहीं मिलवाएगा? मिलवाऊंगा ना पापा, मैं उसे कल ही घर ले आऊंगा आपसे मिलवाने। अगले दिन हरिया उस लड़की के साथ शादी के जोड़े में घर आता है। हरिया, ये क्या? तूने तो कहा था कि तू लड़की से मिलाएगा, पर तूने तो इसे ब्याह कर घर ले आया। हाँ माँ, मैंने सोचा वैसे भी तुम्हारी बहू इसे बननी ही है एक दिन, तो इसलिए मैं आज ही इसे ब्याह कर ले आया। पर हरिया, ओहो मालती, नए जोड़े पहली बार घर आए हैं, तुम आरती की थाल लाने के बजाय उनसे सवाल जवाब कर रही हो। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक मालती की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हो गया है मालती को? काशिकांत जी, आपकी पत्नी को कैंसर है, शरीर बहुत कमजोर हो चुकी है। अब तो ये पहले की तरह कभी चल फिर तो नहीं पाएंगी, पर आप कोशिश कीजिएगा दिन में 1-1.5 घंटा ये कम से कम चले, वरना इनके स्वास्थ्य और भी बिगड़ता जाएगा। इतना सुनते ही पिता और बेटे दोनों रोने लगे, पर प्रीति के आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। उफ, इस बुढ़िया को कैंसर है, कहीं ये कैंसर मुझे और मेरे पति को ना फैला दे। सुनिए, आप ये रोना धोना ना बाद में करिएगा, पहले आप और बाबूजी इस कमरे से निकलो। अगर माँ जी का कैंसर हमें भी फैल गया तो? ये तुम कैसी बकवास कर रही हो बहू? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ जैसे सास के बारे में ऐसे बकवास करते हुए? अब इसमें मैंने क्या किया? आपके सामने ही तो डॉक्टर ने बोला कि माँ को कैंसर है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आप ही के बारे में सोच रही थी। हाँ पापा, आप खामोखा प्रीति पर चढ़ रहे हो, वो तो आप ही की भलाई के बारे में सोच रही थी। चलो प्रीति, अगर इन्हें यहाँ रहना है तो रहे। अब प्रीति को हिम्मत मिल गई थी कि चाहे वो जो करे, उसका पति उसका साथ हमेशा देगा, जैसे कि उसने आज दिया। एक दिन, हाँ प्रीति, बोल, क्या कर रही थी तुम? अरे यार, और क्या करूंगी, अपने बीमार सास के लिए सूप बना रही थी। क्या कहा? बीमार सास के लिए? उसे तो कैंसर है ना, तो उस बीमार बुढ़िया के लिए सूप बना रही है? फिर तो हो गया तुम्हारा भला। अच्छा ठीक है, मैंने ना तुम्हें ट्रैकिंग चलने के लिए फोन मिलाया था, पर अब तू रहने दे, मैं और रीमा दोनों ही चले जाएंगे, तो सूप बनाती रहे, ठीक है? हद है यार, मैं क्या यहाँ की नौकरानी हूँ, हर दिन तुम्हारी माँ की सेवा करती रहूँ। आज मेरी सहेली महिमा ने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्रीति चिढ़ते हुए हरिया के आगे शिकायत करे जा रही थी। हालांकि वो घर के सारे काम करती थी, लेकिन वो कभी भी अपने सास मालती के पास भी नहीं जाती थी। काशिकांत पूरे दिन अपनी पत्नी की सेवा करता था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रीति को उसकी सास से बहुत शिकायतें थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो कैंसर उसे भी ना फैल जाए। इसीलिए वो हमेशा अपने सास ससुर को परेशान ही करती थी। एक दिन, बहू, तुम्हारी सास जवाब नहीं दे रही है, मेरी मालती शांत हो गई है, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका है, तुम जल्दी चलो, चलो ना, देखो उसको क्या हुआ है। जब प्रीति जाकर देखती है तो मालती गहरी नींद में चली गई थी। उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। आज तो प्रीति भी रो रही थी, उसे चीख चीख कर बुला रही थी, लेकिन मालती आज शायद उससे भी नाराज थी, इसीलिए कुछ भी बोल नहीं रही थी। प्रीति पश्चाताप के आंसू रो रही थी। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके अंतिम समय में आपके साथ बहुत गलत किया है। माँ जी उठिए ना। बहू, मालती तुमसे ही नहीं, मुझसे भी रूठ गई है, वो अब हमसे कभी बात नहीं करेगी। एक बार की बात है, किसी एक गांव में मंगलू अपनी 21 साल की बेटी गुड़िया और अपनी पत्नी मनोरमा के साथ रहता था। मंगलू सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, पापा कैसे आएंगे? तू जल्दी से तेरे पापा को फोन मिला, मैं इन्हें कह देती हूँ
कि न्यूज में बता रहे थे कि शाम तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी। जब बारिश रुक जाए तब आए, वरना तेरे पापा हड़बड़ाकर बारिश में ही भीगते हुए घर आ जाएंगे। धत तेरी की, घर से छाता भी नहीं लाया मैं। मनोरमा तो कह रही थी कि शाम तक जाकर बारिश रुकेगी। अब मैं तब तक क्या यहाँ मक्खियां मारता फिरूं? शाम को करीब 6-7 बजे बारिश रुक जाती है और मंगलू अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, जहाँ से मंगलू कुछ तले हुए नमकीन और मिठाई के साथ साथ मछलियाँ थैले में भरकर ले जाता है। अब तो शाम के कुछ लगभग 7:30 बज चुके थे। तब मंगलू ने सोचा, अगर मैं शहर के रास्ते से जाऊंगा तो फिर घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी जंगल के रास्ते से ही चला जाता हूँ। सीधा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। उस जंगल के बारे में कई सारी अफवाहें थी कि उस जंगल में रात के वक्त ही क्या, कोई दिन में भी जाने से डरता था, क्योंकि उस जंगल के आसपास के लोगों का यही मानना था कि उस जंगल में शैतानी शक्तियों का वास था। हालांकि मंगलू ये बात बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसे घर जल्दी पहुंचनी थी, इसीलिए उसने उसी रास्ते को चुना जहां जाने से लोग डरते थे। अब वो आधा जंगल पार कर चुका था कि तभी उसे किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आई। पहले तो वो डर गया, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत को देखा तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसने घूंघट कर रखा था। ये चुड़ैल तो नहीं हो सकती है, क्योंकि चुड़ैल तो सफेद साड़ियाँ पहनती है और इसके पैर भी सीधे हैं। तुम कौन हो? देखो, दिखने में तो तुम सुहागन लगती हो। तुम्हारा पति कहाँ है? वो औरत कुछ भी ना बोली। लगता है डर गई है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही है। मंगलू को लगा कि वो कोई गरीब मजदूर की पत्नी है जो रास्ता भटक गई है। देखिए, आप डरिए मत। मुझे लगता है आपको इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए शायद रास्ता भटकते हुए आप यहाँ तक आ गई है। आप एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी पे आकर बैठ जाइए। मैं अपने घर की ओर जा रहा था। आप आज रात के लिए मेरे घर में रुक जाना, मैं आपको कल सवेरे आपके घर तक पहुँचा दूंगा। वो औरत अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो चुपचाप आकर मंगलू की गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। माँ, 9 बज रहे हैं, पापा अभी तक घर नहीं आए। माँ बेटी दोनों मंगलू के आने की राह देख रहे थे कि तभी मंगलू की मोटरसाइकिल की आवाज आती है। मंगलू ने सारी बात बताई। गुड़िया, मछली लाया हूँ, तुम और आंटी मिलकर जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी पापा। चलिए आंटी, रसोई इस तरफ है। पूरे वक्त वो औरत चुपचाप थी। वो गुड़िया के सवालों का भी कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे गुड़िया को उस पर शक हो रहा था। ये औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, जरूर कुछ गलत है इसमें। सुनिए, आप जल्दी से मछली निकाल कर धो लीजिए। मैं आंगन में बने चूल्हे पर चावल चढ़ा कर आती हूँ, ठीक है? गुड़िया चावल चढ़ाकर अंदर किचन में आती है तो देखती है कि वो औरत अब भी थैले में से मछलियाँ ही निकाल रही थी। आपने अभी तक इन्हें साफ नहीं किए? देखिए, अगर आप डर रही है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपना ही घर समझिए। इसका भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। हद है यार ये औरत। अच्छा, चावल शायद पक चुके होंगे, मैं उन्हें देख कर आती हूँ, अब तब तक मसाले पीस लेना। लेकिन इस बार भी जब गुड़िया आई तब भी वो औरत थैले में से मछलियाँ ही निकाल रही थी। ये आप क्या कर रही है? आपको समझ नहीं आता? बाहर लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, रात के 10 बज चुके हैं। समय का कुछ ख्याल लिहाज है कि नहीं? मैं मसाले पीसने जा रही हूँ, मेरे आने तक इन मछलियों को अब अच्छे से मैरिनेट करके रखना। इतना कहकर गुड़िया वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद जब वो किचन के दरवाजे पर आकर देखती है तो देखते ही रह जाती है। उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके पैर जम गए थे, हाथ ठंडे पड़ रहे थे। उसने देखा कि पूरा किचन खून से लथपथ था और वो औरत का घूंघट भी हटा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। फर्श पर सिर्फ खून ही खून दिखाई पड़ रहे थे और वो औरत कच्ची मछलियों के मांस को चबा चबा कर खा रही थी। ये क्या है? माँ को बुलाती हूँ। नहीं, माँ घबरा जाएगी। गुड़िया आंगन में जाकर मशाल जलाकर लाती है। उसने आग दिखाकर पहले उस चुड़ैल को घर से बाहर निकाला, जिसको देखकर गांव वालों का जमावड़ा शुरू हो गया था। वो चुड़ैल भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ भागते हुए गई। वाह बिटिया, तुम्हारी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। कितनी बहादुर हो तुम। हाँ बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत ही बहादुर है। आज गुड़िया की सूझबूझ की वजह से उसका परिवार सुरक्षित था। उस दिन के बाद से उस जंगल में किसी का भी आना जाना हमेशा के लिए बंद हो गया था।